हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एमवी होंडियस के इंसिडेंट को। एमवी होंडियस जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपेडिशन वेसल है, जिसे डिजाइन किया गया था दुनिया के सबसे इनएक्सेसिबल और दूर दराज कॉर्नर्स तक ट्रैवलर्स को ले जाने के लिए। लेकिन 2026 में ये शिप एक ऐसे मेडिकल मिस्ट्री का सेंटर बन गया है जिसने दिखा दिया कि एक लग्जरी एडवेंचर और एक बायोलॉजिकल क्राइसिस के बीच की लाइन कितनी कम होती है। 5 हफ्तों के अंदर हैंटा वायरस केसेस के एक क्लस्टर ने, स्पेसिफिकली एंडिस वायरस ने, इस शिप को एक चलता फिरता आइसोलेशन जोन बना दिया। अर्ली मई तक का डाटा देखें तो 5 कंफर्म्ड केसेस और 3 डेथ्स हो चुकी हैं। हालांकि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज बार बार कह रही हैं जनरल पब्लिक के लिए रिस्क काफी लो है, लेकिन इस इंसिडेंट ने एक इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एफर्ट ट्रिगर कर दिया है। यह एफर्ट अटलांटिक के रिमोट आइलैंड से लेकर एरिजोना और जॉर्जिया के सबर्ब्स तक फैला हुआ है। यह सिर्फ एक लोकलाइज्ड आउटब्रेक की कहानी नहीं है, ये एक डीप लुक है इस बात पर कि कैसे एक रेयर पैथोजन जो आमतौर पर रूरल एरियाज में मौजूद होता है, हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाकर इतनी दूर तक पहुंच सकता है। वेट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम एक ऐसे वायरस से डील कर रहे हैं जो एसेंशियली ह्यूमन बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को ही उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। ये एक ऐसा पैथोजन है जिसे कई डेकेड से स्टडी किया जा रहा है, फिर भी हमारी इसे प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी फिलहाल ग्लोबल रिसर्च फंडिंग में आए शिफ्ट्स की वजह से कमजोर पड़ रही है। इस डीप डाइव में हम इस वोयाज की एग्जैक्ट टाइमलाइन को ट्रेस करेंगे, उस साइंस को समझेंगे कि क्यों ह्यूमंस को डेड एंड होस्ट्स कहा जाता है, और उस रिसर्च पर बात करेंगे जो इस क्राइसिस के ठीक पहले बंद हो गई। एमवी होंडियस के इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें 1950s के शुरुआती दौर में जाना होगा। कोरियन वॉर के वक्त 3000 से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस ट्रूप्स एक मिस्टीरियस हेमोरेजिक फीवर से बीमार पड़ गए। उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग, किडनी फेलियर और शॉक जैसी प्रॉब्लम्स हो रही थी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये क्या है। फिर 1976 में ये मिस्ट्री सॉल्व हुई जब साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली ने इसे डिकोड किया। डॉक्टर ली ने एक स्ट्राइप्ड फील्ड माउस के लंग्स से इस वायरस को आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने इसका नाम रखा हैंटेन वायरस, जो उस रीजन से बहती थी जहां सोल्जर्स सबसे पहले बीमार पड़े थे। इसी से जीनस नेम हैंटा वायरस निकल कर आया। कई सालों तक इसे प्राइमरीली एक रीनल डिजीज के रूप में देखा गया जो यूरोप और एशिया में फैली थी। इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम या HFRS कहा जाता है। हालांकि ये काफी डेडली था, जिसका मोर्टालिटी रेट लगभग 1% से 15% के बीच था, लेकिन इसे सिर्फ एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर की प्रॉब्लम समझा जाता था। साल 1993 में ये परसेप्शन पूरी तरह बदल गया। यूनाइटेड नेशंस के 4 कॉर्नर्स रीजन में एक बिल्कुल हेल्दी यंग मैराथन रनर की कुछ ही घंटों में एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर से मौत हो गई। जल्दी ही ऐसे और केसेस भी सामने आए। ये वायरस किडनी पर नहीं बल्कि लंग पर अटैक कर रहा था। रिसर्चर्स ने तब एक नया स्ट्रेन आइडेंटिफाई किया, सिन नोम्ब्रे वायरस, जो डियर माउस के जरिए फैलता था। इससे हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम या HPS की डिस्कवरी हुई। HPS अपने रीनल काउंटर पार्ट के मुकाबले कई ज्यादा खतरनाक है। इसका मोर्टालिटी रेट शॉकिंगली 38% है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पर इतना रैपिड और एग्रेसिव अटैक करता है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स अक्सर काम ही नहीं कर पाते। इस हिस्ट्री को समझकर हम ये देख सकते हैं कि क्यों एक क्रूज शिप जैसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी एनवायरनमेंट में हैंटा वायरस का आना ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग बन गया है।
हैंटा वायरस को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स में से एक ये है कि ह्यूमंस ऑलमोस्ट हमेशा डेड एंड होस्ट होते हैं। वायरोलॉजी में डेड एंड होस्ट एक ऐसी स्पीशीज होती है जो वायरस से इन्फेक्ट तो हो सकती है लेकिन आगे दूसरों तक उस वायरस को ट्रांसमिट नहीं कर सकती। वायरस की जर्नी उस होस्ट पर आकर खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैंटा वायरस स्पेसिफिकली रोडेंट्स यानी चूहों के लिए अडेप्टेड होते हैं। ये चूहों से ह्यूमंस में स्पिल ओवर के जरिए आते हैं, यूजुअली तब जब हम उनके ड्राइड यूरिन ड्रॉपिंग्स या सलाइवा के एरोसोल्स को इनहेल करते हैं। एक बार ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद हैंटा वायरस के लिए मुश्किल होता है कि वो बॉडी से एग्जिट करके किसी नए इंसान को इन्फेक्ट कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इंसान इनके डेड एंड होस्ट हैं तो फिर ये वायरस इतना खतरनाक क्यों है? खतरा इस बात में है कि ये वायरस हमारे सेल्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। ये टारगेट करता है हमारे एंडोथेलियम को, जो हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है। सेल्स को डायरेक्टली मारने की बजाय ये वायरस एक मैसिव और डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। कैपिलरीज लीक करने लगती हैं। ब्लड को होल्ड करने के बजाय वो प्लाज्मा जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसे डायरेक्टली लंग्स के एयर सैक्स में लीक करने लगती हैं। इसलिए पेशेंट्स को ऐसा फील होता है जैसे वो डूब रहे हैं। उनके लंग्स उनके अपने ही बॉडी फ्लूइड से भर रहे होते हैं। इस वजह से डायग्नोसिस काफी डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली वायरल लोड के इश्यू की वजह से। वायरल लोड का मतलब है किसी इंसान के ब्लड या टिश्यूज में वायरस की टोटल क्वांटिटी कितनी है। हैंटा वायरस इन्फेक्शन के अर्ली स्टेजेस में वायरल लोड अक्सर बहुत लो होता है। ये उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचता जहां स्टैंडर्ड पीसीआर टेस्ट इसे रिलायबली डिटेक्ट कर सकें। यही वजह है कि एक एसिम्प्टोमेटिक पर्सन जैसे एरिजोना में मॉनिटर किया जा रहा ट्रैवलर शायद आज नेगेटिव टेस्ट हो जाए, हालांकि वो इन्फेक्टेड हो सकता है। वायरस को एक डिटेक्टेबल लेवल तक रेप्लिकेट होने में वक्त लगता है। जब तक वायरल लोड इतना होता है कि लैब उसे पकड़ सके, पेशेंट अक्सर क्रिटिकल फेज में एंटर कर चुका होता है, जहां मेडिकल इंटरवेंशन वक्त के खिलाफ एक रेस बन जाती है। एमवी होंडियस आउटब्रेक की टाइमलाइन इस वायरस के स्टेल्थ नेचर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 1 अप्रैल 2026 को शिप उशुइया अर्जेंटीना से निकलता है एक मल्टी वीक एक्सपेडिशन के लिए। ऑन बोर्ड लगभग 147 लोग थे। माना जा रहा है कि पेशेंट 0, एक 70 साल का इंसान और उनकी वाइफ बोर्डिंग से ठीक पहले रूरल साउथ अमेरिका में एक बर्ड वॉचिंग ट्रिप के दौरान वायरस के एक्सपोजर में आए थे। फिर अप्रैल 6 को पेशेंट 0 को फीवर और डायरिया होने लगता है। इस पॉइंट पर किसी को भी ऐसे रेयर वायरस के होने का शक नहीं होता। ये एक आम ट्रैवल फटीग या स्टमक बग के जैसा लगता है। अप्रैल 11 को पेशेंट 0 की शिप पर डेथ हो जाती है क्योंकि वो काफी ओल्ड थे और सिम्टम्स क्लासिक रेस्पिरेटरी आउटब्रेक जैसे नहीं थे। मौत को शुरुआत में नेचुरल कॉज मान लिया गया। इसके बाद अप्रैल 13 से 15 तक शिप ट्रिस्टान डा कुन्हा पर रुकता है, जो दुनिया के सबसे रिमोट इनहेबिटेड आइलैंड्स में से एक है। पैसेंजर्स किनारे पर जाते हैं इस बात से बेखबर कि एक पैथोजन पहले से ही उनके बीच सर्कुलेट कर रहा है। अप्रैल 24 को शिप सेंट हेलेना पहुंचता है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पेशेंट 0 की बॉडी शिप से उतारी जाती है। उनकी वाइफ, जो अब सेकेंडरी पेशेंट है, घर वापस जाने के लिए शिप से उतरती हैं। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड और अमेरिका के कुछ और पैसेंजर्स भी यहाँ शिप छोड़ देते हैं। इसके बाद अप्रैल 25 से 26 के बीच पेशेंट 0 की विडो सेंट हेलेना से जोहानसबर्ग के लिए फ्लाइट लेती हैं। फ्लाइट के दौरान उनकी कंडीशन बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है। वो एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती हैं और 26 अप्रैल को जोहानसबर्ग के हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है। अप्रैल 27 को शिप असेंशन आइलैंड पहुंचता है।
इस समय एक ब्रिटिश पैसेंजर को निमोनिया के सीवियर सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उन्हें मेडिकली इवैक्यूएट करके साउथ अफ्रीका भेजा जाता है। इस पॉइंट पर अलार्म बज जाता है। 2 मई को शिप पर तीसरी मौत होती है, एक जर्मन महिला की, जो 4 दिन से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बीमार थी। 4 मई को साउथ अफ्रीका से रिजल्ट्स आते हैं। ब्रिटिश पैसेंजर एंडिस वायरस के लिए पॉजिटिव पाया जाता है। अथॉरिटीज को रियलाइज होता है कि ये नेचुरल कॉज नहीं है, बल्कि एक हैंटा वायरस आउटब्रेक है। इसके बाद मई 3 से लेकर 6 तक शिप को प्राया कैप वेरेडे के तट पर रोका जाता है। मेडिकल सप्लाईज ऑन बोर्ड लाई जाती हैं और बाकी बचे लोगों को स्ट्रिक्ट कैबिन आइसोलेशन में रखा जाता है। मई 7 से 8 तक शिप कैनरी आइलैंड की तरफ अपनी जर्नी शुरू करता है। इस बीच यूएस में सीडीसी और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स उन डिसएम्बार्क्ड पैसेंजर्स को ट्रैक करना शुरू करते हैं जो सेंट हेलेना पर उतरे थे। इसमें एरिजोना, जॉर्जिया और कैलिफोर्निया के रेजिडेंट्स की डेली मॉनिटरिंग शामिल है, जो अपने 8 वीक इंक्यूबेशन विंडो के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इस आउटब्रेक की टाइमिंग साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। 2025 में नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ ने कई मेजर रिसर्च नेटवर्क्स की फंडिंग रोक दी थी, जिसमें सेंटर्स फॉर रिसर्च इन इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस या क्रीड भी शामिल था। क्रीड नेटवर्क एक ग्लोबल फ्रंटलाइन डिफेंस था, जिसे एंडिस हैंटा वायरस जैसे वायरसेस को ह्यूमन पॉपुलेशन तक पहुंचने से पहले ही स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन पिछले साल फंडर्स ने एक स्टॉप वर्क ऑर्डर जारी किया, इस रिसर्च को अमेरिकन के लिए अनसेफ और टैक्सपेयर फंडिंग का सही यूज नहीं बताते हुए। स्पेसिफिकली इनमें से एक सेंटर का एक पायलट प्रोग्राम अर्जेंटीना में था, ठीक उसी जगह जहां पेशेंट 0 इन्फेक्ट हुए थे। वो $1 लाख का प्रोजेक्ट इस बात की स्टडी कर रहा था कि एंडिस वायरस चूहों से ह्यूमंस में कैसे मूव करता है, और वो फास्टर मोबाइल डिटेक्शन किट्स डेवलप कर रहे थे। सेफ्टी का ये गिरता हुआ लेवल अप्रैल 2025 के उस इंसिडेंट जैसा है जब सीबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि सीडीसी के वेसल सैनिटेशन प्रोग्राम से सभी फुल टाइम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। अब सिर्फ 12 ऑफिसर्स ही बचे हैं, एक ऐसे सेफ्टी नेट को संभालने के लिए जो लगातार कमजोर हो रहा है। ये सब तब हुआ जब पिछले साल नोरो वायरस आउटब्रेक के रिकॉर्ड तोड़ केसेस देखने को मिले। पीएसपी की देखरेख में 18 केसेस 2025 में देखने को मिले। इस साल 2026 में अभी तक 3 और आउटब्रेक्स रिपोर्ट हो चुके हैं। इन प्रोग्राम्स का बंद होना प्रोएक्टिव सर्वेलेंस से रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ एक शिफ्ट है। जब एडिस जैसा रेयर वायरस किसी क्रूज शिप को हिट करता है तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन 0 से शुरू करनी पड़ती है। ये हमें इस आउटब्रेक के सबसे टेक्निकल और डिबेटेड एस्पेक्ट पर लाता है। जैसे हमने डिस्कस किया, हैंटा वायरस आमतौर पर ह्यूमंस में डेड एंड इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन एंडिस हैंटा वायरस एक रेयर एक्सेप्शन है। 1976 में वायरस आइसोलेशन के बाद से जितनी भी स्टडीज हुई हैं, उनमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बहुत ही कम केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये एक एक्सट्रीमली रेयर बायोलॉजिकल इवेंट है। 2018 के एपियन आउटब्रेक में रिसर्चर्स ने पाया कि वायरस क्लोज रेस्पिरेटरी कांटेक्ट से फैल सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक सुपर स्प्रेडर कंडीशंस की जरूरत होती है। एमवी होंडियस के केस में अथॉरिटीज अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या नए केसेस अर्जेंटीना में कॉमन इन्वायरमेंटल सोर्स की वजह से थे या फिर शिप के क्लोज क्वार्टर्स में रेयर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई। WHO और CDC का कहना है कि जनरल पब्लिक के लिए चेन रिएक्शन का रिस्क ऑलमोस्ट 0 है। ये वायरस फ्लू या कोल्ड की तरह ह्यूमन पॉपुलेशन में मूव नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है, हेल्थ ऑफिशियल्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए जॉर्जिया और एरिजोना के पैसेंजर्स की इतनी इंटेंसिव मॉनिटरिंग
हो रही है। उन्हें इसलिए मॉनिटर नहीं किया जा रहा कि वो वॉकिंग बायोहैजार्ड्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पहले फीवर और क्रिटिकल रेस्पिरेटरी फेलियर के बीच का वक्त इतना कम होता है कि अर्ली डिटेक्शन का हर एक घंटा कीमती है। फ्यूचर की तरफ देखें तो एमवी होंडियस इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि हमारी हेल्थ इन्वायरमेंट के साथ जुड़ी हुई है। अब से लेकर आने वाले सालों में क्लाइमेट मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि हैंटा वायरस कैरिंग रोडेंट्स जैसे पिग्मी राइस रैट के हैबिटेट्स शिफ्ट होंगे। जैसे जैसे साउथ अमेरिका के रूरल एरियाज में रेनफॉल और टेम्परेचर बदलेगा, हम ऐसे और स्पिलओवर इवेंट्स देख सकते हैं जहां ह्यूमंस और रोडेंट्स अनएक्सपेक्टेड तरीके से टकराएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे एक्सपेडिशन टूरिज्म बढ़ रहा है, ज्यादा लोग उन रिमोट एरियाज में ट्रैवल करेंगे जहां ये वायरसेस एंडेमिक हैं। हमारी करंट स्ट्रेटजी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर डिपेंड करती हैं। ये एक फंडामेंटल सच्चाई को हाईलाइट करता है। वायरसेस बॉर्डर्स को नहीं पहचानते। एरिजोना और कैलिफोर्निया के हेल्थ डिपार्टमेंट्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हमें याद दिलाती हैं कि शिप पर सिचुएशन भले ही ट्रेजिक थी, लेकिन लोकल रिस्क लो है। मॉनिटर किए जा रहे लोग फिलहाल अच्छी हेल्थ में हैं। एमवी होंडियस की कहानी बायोलॉजिकल आउटलायर्स की कहानी है, एक ऐसे वायरस से लेकर जो डेड एंड रूल को तोड़ते हुए इवॉल्व कर रहा है, उस रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसे एक गलत वक्त पर डिसमेंटल कर दिया गया। ये आउटब्रेक साइंटिफिक फॉरसाइट की इंपॉर्टेंस का एक बड़ा सबक है। हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहां दुनिया के सबसे रिमोट कॉर्नर्स सिर्फ एक फ्लाइट या क्रूज शिप की दूरी पर हैं। ये कनेक्टिविटी मॉडर्न लाइफ की जीत है, लेकिन इसके लिए ग्लोबल हेल्थ सर्वेलेंस की उतनी ही बड़ी कमिटमेंट चाहिए। जब तक एंडीज वायरस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, फोकस डाटा पर ही रहना चाहिए। वायरल लोड को समझना, इंक्यूबेशन पीरियड की रिस्पेक्ट करना और उन सिस्टम्स को बनाए रखना जो हमें इनविजिबल खतरों को देखने में मदद करते हैं। साउथ अटलांटिक मिस्ट्री शायद अपने कंक्लूजन तक पहुंच रही है, लेकिन इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस का चैलेंज अभी बस शुरू हो रहा है। स्टे विजिलेंट।